इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि 26 जुलाई यानी कि आज से 3 दिन पहले खुद को किसानों के नेता बोलने वाले राकेश टिकैत ने ये धमकी दी थी। टिकैत ने ये ऐलान किया था कि लखनऊ को दिल्ली बना दिया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में चारों तरफ रास्ते सील कर दिए गए हैं, ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश में रास्तों को सील कर देंगे। और योगी आदित्यनाथ जी को धमकी देते हुए बोला था कि हम इसकी तैयारी करेंगे, सभी किसान मिलकर उत्तर प्रदेश को जाम कर देंगे। जी आपको बता दें कि आज 3 दिन बाद राकेश टिकैत के इसी बयान पर बीजेपी ने उन्हें एक संदेश भेजा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बोला था कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते हमने सील कर दिए हैं, उसी तरह से हम योगी का पूरा उत्तर प्रदेश सील कर देंगे। हम इसकी तैयारी करेंगे। और ये संदेश एक कार्टून के जरिए भेजा गया। अब इस पूरे कार्टून को जरा गौर से देख लीजिए। इसमें राकेश टिकैत किसान आंदोलन का गदा लेकर लखनऊ की ओर जा रही हैं। दूसरे हाथ से वो दिल्ली को घसीट रही हैं। उनके सामने यूपी से भागता हुआ एक बाहुबली गैंगस्टर आता है जो ये बोलता है कि सुनो, लखनऊ जा रहे हो, वहाँ योगी बैठा है। वो बक्कल तार देता है और पोस्टर भी लगवा देता है। इस कार्टून में सबसे ऊपर लिखा था कि ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। दरअसल इस कार्टून के जरिए बीजेपी किसानों के नेता राकेश टिकैत को ये समझाना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जी हंगामा करने वाले लोगों को छोड़ती नहीं है। और अगर लखनऊ में वे दिल्ली की तरह हंगामा करने का इरादा रखते हैं तो राकेश टिकैत के साथ वो सभी तथाकथित किसान लखनऊ में ना ही आए तो अच्छा होगा, क्योंकि योगी बक्कल तार देता है और पोस्टर भी लगवा देता है। दरअसल राकेश टिकैत ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। राकेश टिकैत का ये दावा है कि उनके प्रचार की वजह से ही बीजेपी बंगाल में हार गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो बीजेपी के खिलाफ इसी तरह का प्रचार करेगी योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली की तरह वे योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश और लखनऊ को पूरी तरीके से सील कर देंगे और योगी को ये चुनाव हरवा देंगे। लेकिन वो यहाँ पर दिल्ली और लखनऊ में अंतर करना भूल गए हैं, इसीलिए उन्हें ये दोनों तस्वीर देखनी चाहिए। एक तस्वीर दिल्ली के शाहीन बाग की है, जहाँ पर नागरिकता कानून के खिलाफ 100 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था और केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ लखनऊ की है, जहाँ पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा करने वाले लोगों की और दंगाइयों की पोस्टर चौराहे पर योगी आदित्यनाथ जी ने लगवा दिए और ठुकाई करवा दी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नई साजिश रचने को अंजाम देने के लिए फिराक में है। जानकारों की माने तो सुरक्षा एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि पाकिस्तान के समर्थित कई आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी हमलों के मंसूबे बना रहे हैं 15 अगस्त से पहले। एक अधिकारी ने यह बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों मसलन जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना बना रही है। खुफिया जानकारी ये भी मिली है कि सभी एजेंसी और कई राज्यों समेत इलाके भी हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों की माने तो अभी ये जानकारी आई है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कई हिंदू मंदिरों के पास भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। सवाल ये है कि मंदिर हैं क्यों? सूत्रों की माने तो आतंकवादियों ने ये दिन इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन यानी कि 5 अगस्त आर्टिकल 370 के खात्मे की दूसरी वर्षगांठ है, जिसकी वजह से आतंकवादी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हिंदू मंदिरों पर हमले की साजिश बना रहे हैं। जानकारों का ये बोलना है कि ड्रोन द्वारा आईईडी गिराए जाने वाली पाकिस्तान द्वारा घटना इसी की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सूत्रों की माने तो 5 अगस्त और 15 अगस्त को हिंदू धर्म के मंदिरों को बड़ा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बौखला गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा के बाद असम सरकार की तरफ से अपने असम के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें असम की बीजेपी की सरकार ने वहां के असम के स्थानीय लोगों से अपील की है कि मिजोरम की यात्रा करने से परहेज करें। मिजोरम में रहने वाले असम के लोगों से ये बोला गया है कि वे सावधानी बरतें। फिलहाल दोनों राज्यों के बीच सीमा पर लैलापुर में केंद्रीय बल मौजूद है और राज्य पुलिस के कर्मी अपने अपने सीमा क्षेत्रों में 100 मीटर पीछे तैनात हैं। असम सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके ये बोला है कि 26 जुलाई की घटना के बाद, हिंसक घटना के बाद जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी मार दिए गए थे मिजोरम की तरफ से असम की, उस घटना के बाद भी छात्र और युवा संगठन असम के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मिजोरम में असम की सरकार ने यह दावा किया है कि मिजोरम के ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक हथियारों के साथ ही दूसरे खतरनाक हथियार भी मौजूद हो सकते हैं, जिसके सबूत असम पुलिस के पास मौजूद वीडियो में है। अब असम सरकार के गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें असम के लोगों से सरकार से यह अपील की गई है कि मिजोरम की यात्रा करने से बचें।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा आसन पर कागज फेंकने के मामले में नाराजगी जताते हुए बोला है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी कि संसद में, लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नेताओं का ऐसा आचरण अस्वीकार्य है। विपक्षी सदस्यों के इस आचरण से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचती है और दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है। ओम बिरला ने सांसदों को ये चेता दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए संसद में, अन्यथा मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि भारत की खाएंगे और चीन की गाएंगे। चीनी दूतावास के सेमिनार में लेफ्ट पार्टियों के नेता हुए शामिल। पूरा देश गलवान में भारतीय सेना के जवानों का बलिदान नहीं भूला है और जिस तरह से लद्दाख पर चीनी सेना कब्जा करना चाहती है उसे देखकर सभी भारतीय भड़के हुए हैं। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमणकारी नीति भी हर किसी को याद होगी। भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कौन है, इसके जवाब में ज्यादातर भारतीय चीन का ही नाम लेंगे और पाकिस्तान का नाम लेंगे। सूत्रों की माने तो गलवान में मिले धोखे के बाद उस चीन से दोस्ती के बारे में कोई भी भारतीय सोच भी नहीं सकता, लेकिन देश में मौजूद कुछ गद्दार नेता चीन की मीटिंग में शामिल होकर देशद्रोह का काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो चीन की मीटिंग में शामिल हुए हैं, जो देश के लिए चिंता की बात है। जी आपको बता दें कि इस वर्चुअल मीटिंग की तस्वीर सबके सामने नजर आ गई है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइदोंग हैं, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में यहाँ के सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी मौजूद रहे। सीपीआई महासचिव डी राजा और सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के काउंसलर शियाओलिन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में लोकसभा के सांसद एस सेंथिल कुमार और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति के सचिव जी देवराजन भी मौजूद रहे। भारत में चीन के दूतावास में आयोजित सेमिनार का था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने शिरकत की थी और चीन का सपोर्ट कर दिया और भारत के साथ गद्दारी की। सूत्रों की माने तो खास बात यह भी है कि सेमिनार में गलवान घाटी और भारत के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर बात भी की गई थी। सूत्रों की माने तो चीन के राजदूत के साथ सभी लेफ्ट की पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर चीन के इस सेमिनार में भाग लिया, जिसके बाद बीजेपी ने लेफ्ट के नेताओं पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट पार्टियों की निष्ठा हमेशा से ही बाहरी ताकतों के साथ रही है, जो भारत को खत्म करने के सपने देखती है और इसी वजह से लेफ्ट को देश की जनता ने नकार दिया है। सूत्रों की माने तो चीन में सीपीसी के 100 साल पूरा होने पर लेफ्ट पार्टियों ने, भारत की लेफ्ट पार्टियों ने बधाई दे दी है चीन को, उसी चीन को जो भारत का दुश्मन है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने चीन के राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया है। कोरोना संक्रमण से चीन के निपटने के तरीकों को दुनिया के लिए सबक उन्होंने बता दिया है, यानी कि सीधे सीधे भारत के लेफ्ट के नेताओं ने चीन की बड़ाई कर दी है। येचुरी ने शी जिनपिंग के नेतृत्व क्षमता की तारीफ भी की है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री की ये लोग कभी नहीं करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति की सीपीसी ने 100 साल पूरा होने के चीन में बड़े जश्न के दौरान क्या बोला था। शी जिनपिंग ने चीन की सेना को मजबूत बनाने की बात बोली थी, दुश्मनों का सिर कुचलने और खून बहाने की बात बोली थी, यानी कि भारत का खून और सर कुचलने की बात बोली थी। सूत्रों की माने तो चीन के इरादे साफ है भारत का खून बहाने का, लेकिन इसके बावजूद भारत की लेफ्ट पार्टियों के नेता चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए राजकुंद्रा की अभिनेत्री बीवी शिल्पा शेट्टी का गुस्सा मीडिया कवरेज को लेकर फूट गया है। उन्होंने नकारात्मक रिपोर्टिंग और अपनी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए 29 पत्रकारों के साथ ही मीडिया संस्थानों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा यानी कि डिफेमेशन केस कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार शिल्पा शेट्टी ने जिनके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टीवी, फ्री प्रेस जर्नल, एनडीटीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ ही यूट्यूब भी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी आपत्तिजनक वीडियो हटाने के निर्देश देने की गुहार लगाई गई है शिल्पा शेट्टी द्वारा, क्योंकि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनका ऐसा बोलना है। सूत्रों की माने तो बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का ये बोलना है कि इन मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउसेस ने इस रैकेट से जुड़े मामले में उनके खिलाफ झूठी मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित की है। शिल्पा शेट्टी का ये बोलना है कि इन मीडिया समूह ने न केवल ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिनमें उनके बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, बल्कि कई रिपोर्ट में उनके खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में ये बोला गया है कि इन रिपोर्ट को और वीडियो के कारण ही शिल्पा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उनके व्यापारिक सहयोगी जैसे कि फिल्में, फैंस, ब्रांड एंडोर्समेंट कंपनी और अन्य लोग भी इन भ्रामक रिपोर्ट से प्रभावित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने यह मांग की है कि न केवल उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स और वीडियो के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए, बल्कि अभी तक जिस भी तरह की सामग्री का प्रकाशन किया गया है उसे भी हटाया जाए मेरे और मेरे पति के खिलाफ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला गया है कि इन सभी रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने वाले मीडिया समूह सार्वजनिक तौर पर मेरे से माफी भी मांगे।